नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम मेंस आंसर राइटिंग में भारत की अर्थव्यवस्था से प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा क्वेश्चन एक लेते हैं, फिर उसको आपको विधिवत समझाते हैं कि हमें मेंस में कैसे क्वेश्चन लिखने हैं। और ये एक सीरीज जैसा चल रहा है जो कि आपके यूपीएससी, पीएससी वगैरह परीक्षा जो होती हैं जिनमें मेंस का टॉपिक आता है, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का प्रश्न है हमारा, भारत में सेवा क्षेत्र की तीव्र वृद्धि ने रोजगार संरचना को कैसे प्रभावित किया है? इसके सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष पर टिप्पणी करिए। सबसे पहले इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपके सेवा क्षेत्र से है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने क्षेत्र अर्थव्यवस्था के हैं। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि इसने रोजगार संरचना पर क्या प्रभाव डाला है आज के हिसाब से, यानी 2025 के हिसाब से हम इसको देखेंगे। इसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं, यानी क्या लाभ मिले हैं और क्या इसने नुकसान किया है, ये इन चीज़ों पर हमें बात करनी है, लिखना है। देखिए, मेंस का आंसर लिखने में हम सीधे यहाँ पर कोई हेडिंग डाल के लिखना नहीं शुरू करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना रहेगा। हम यहाँ पर थोड़ा प्रश्न से संबंधित भूमिका लिखेंगे। भूमिका के बाद हम उस प्रश्न को आगे हल करेंगे। ये प्रश्न हो सकता है थोड़ा ज़्यादा शब्दों का हो, क्योंकि टॉपिक को हमें आपको क्लियर भी करना रहेगा। फिर आप इसमें से 200 शब्द लिखें या 500 शब्द लिखें, आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है ये कितने क्षेत्रों में बटी हुई है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सेवा क्षेत्र क्या होता है, तभी तो आप लिख पाओगे ना कि उसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं। तो जो अर्थव्यवस्था अपनी है 3 क्षेत्रों में बटी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन चीज़ें आती हैं? जो भूमिज चीज़ें होती हैं। भूमिज चीज़ों का मतलब यह है जो प्रकृति ने हमें दिया है, उन्हीं को ज़्यादातर हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे जमीन है, वन है, इनसे जैसे जो उत्पाद मिलते हैं, पशु हैं, इन सबको हम प्राथमिक क्षेत्र में रख देते हैं। फिर द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हम बिल्डिंग की बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे, कोई प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात करेंगे। मान लेते हैं कि हमने दूध से घी बनाया और घी को आगे हमें कंपनियों के माध्यम से पैक किया गया, फिर उनको बेचा गया। ये सारी चीज़ें, यानी उत्पादों वाली चीज़ें जो है इनमें आ जाती हैं। फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा प्रदाता लोग। सेवा प्रदाता मतलब जैसे जो वर्किंग लोग हैं, जैसे जो बैंकिंग क्षेत्र है, जैसे जो आईटी क्षेत्र है, यानी जो सर्विसेज दे रहे हैं जिनमें कोई उत्पाद वगैरह का ज़्यादा रोल नहीं है, वो मुख्य रूप से सेवाएं अपनी दे रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको सेवा दे रहे हैं। तो पढ़ाना और सेवा देना, इसमें हम आपको कोई हार्डवेयर जैसी चीज़ तो नहीं दे रहे हैं, मतलब हम कोई आपको उत्पाद तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो आपके काम की है, जो आपके लिए आवश्यक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। इसमें अर्थव्यवस्था में आपको ये भी समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कौन सी जॉब किसमें, किस क्षेत्र में रखी गई है। जैसे वाइट कॉलर जॉब है, ग्रे कॉलर जॉब है, ब्लैक कॉलर जॉब है, ऑरेंज कॉलर जॉब है। ये चीज़ें भी आपको इसमें पढ़नी चाहिए। आपको इस चीज़ का ज्ञान या समझ होनी चाहिए जब आप अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। इन चीज़ों को जोड़कर ही हम आपको अपना उत्तर लिखना रहेगा। जैसे जो वैज्ञानिक लोग आते हैं, हाई प्रोफेशनल्स जो बोलते हैं, वो किस कॉलर में आते हैं। इसके बाद जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, वो किस में आते हैं। जो सेवा क्षेत्र वाले, ये वाले लोग जो हैं किस में आते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप पता होंगी तभी आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। तो ये आपको एक हमने जनरल ओवरव्यू, यानी सामान्य जानकारी आपको टॉपिक से दे दी। अब हम आपको इसमें समझाते हैं कि क्या चीज़ें कैसे लिखनी है। भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले 3 दशकों में तीव्र गति से परिवर्तन देखा है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से निकलकर भारत ने औद्योगिक और सेवा आधारित ढांचे की ओर कदम बढ़ाया है। विशेष रूप से सेवा क्षेत्र जैसे आईटी, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, परिवहन, ई कॉमर्स आदि ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ का कार्य किया है। ठीक है। वर्तमान समय, यानी ये जो भी हम लिखेंगे आज के समय के हिसाब से लिखेंगे। यदि आप इस प्रश्न को 2026 में लिखेंगे तो उस चीज़ों का वर्णन करेंगे।
भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% से अधिक है, जबकि उद्योग लगभग 27% और कृषि लगभग 18 से 19% योगदान देता है। देखो अब इसका योगदान भी ज़्यादा है। ये करंट की चीज़ हो गई आपके लिए, पहली चीज़ है। दूसरा ये फैक्ट हो गया है, तो फैक्ट हम इसमें सही ही लिखेंगे। सेवा क्षेत्र ने जहां एक और भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई, वहीं इसने रोजगार संरचना में गहरे परिवर्तन भी किए हैं। यह परिवर्तन सकारात्मक भी हैं और कुछ हद तक चिंताजनक भी। अब हम इसमें हेडिंग वाइज लिखेंगे अपना उत्तर। जैसे भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि के कारण क्या होंगे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 के बाद क्या स्थिति है? आईटी और बीपीओ उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। डिजिटल क्रांति यानी इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रसार हुआ है। शिक्षित युवा जनसंख्या यानी अंग्रेजी और तकनीकी ज्ञान ने सेवा आधारित उद्योगों को मजबूती दी है। निवेश का प्रवाह, एफडीआई और स्टार्टअप्स में पूंजी निवेश। सरकारी नीतियां, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। वैश्विक मांग, सॉफ्टवेयर और हेल्थ केयर सेवाओं की वैश्विक जरूरत ने भारतीय कंपनियों को अवसर दिए हैं। तो यह आपके हो गए कारण कि किन कारणों से वृद्धि हुई है। अब हमने जैसे आपको 6 कारण इसमें पढ़ाए, आप 4 लिख पाना, 4 लिख देना अगर आपको 4 याद रहे। बस ये है, जो भी लिखना तो वो आपके प्रश्न से संबंधित ही होना चाहिए। सेवा क्षेत्र और रोजगार संरचना में बदलाव। देखिए मेरे पीछे से कई बार आप लोगों को एक ऐसी वॉइस सुनाई पड़ती है जो कि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती हो, तो मैं इसका कारण बता दूं। थोड़ा बहुत देखिए आप लोग मैनेज कर लिया करिए, क्योंकि मैं जहां रहता हूं मेरे पास बहुत अच्छा रहने की व्यवस्था नहीं है। तो आसपास मतलब थोड़ा वैसी चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा उनको मैनेज कर लिया करिए। जो भी परिस्थिति है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपना ज्ञान तो आपको दें, हम अपनी तरफ से तो बेहतर तरीके से पढ़ाएं ही। अब आसपास लोगों को तो नहीं मना कर सकते हैं चीज़ों को करने से, जो भी है। तो आप उतना थोड़ा मैनेज कर लिया करिए। नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट कर दिया करिए। अब मेरे पास वैसे मान लो अलग रूम या हॉल या वैसे कुछ होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा अलग रहती हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, मेरे लिए यही ज़रूरी है। और आपका सिलेक्शन हो जाए तो सब चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं ना। तो आप पढ़ने का प्रयास करिए, थोड़ा बहुत है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह पहर में बना लिया करूँ, जिससे अड़ोसी पड़ोसी जगह ना, क्योंकि इनसे कोई मतलब तो है नहीं इनको जीवन से। तो ठीक है। सेवा क्षेत्र और रोजगार संरचना में बदलाव। भारत में रोजगार का स्वरूप पारंपरिक कृषि और विनिर्माण आधारित रोजगार से हटकर धीरे धीरे सेवा आधारित रोजगार की ओर झुका है। फिर 1990 के दशक में कृषि में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी लगभग 60 से 70%, 60% से अधिक थी। 25 तक या घटकर 40% के करीब आ चुकी है। ये डाटा है और यही लिखना है, हकीकत कुछ भी हो। कहीं वहीं सेवा क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी 25% से बढ़कर 33 से 37% तक पहुंच गई है। देखिए ऐसे ही आपकी दैनिक सीरीज निबंध के लिए भी चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको निबंध पूरा विधिवत समझाते हैं। तो ये पहली बार आप क्लास देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी परीक्षा हो आपको उसमें बराबर लाभ मिलता रहे। अब इसके हम सकारात्मक प्रभाव जो देखते हैं। नए रोजगार अवसरों का सृजन, यानी आईटी, बीपीओ, ई कॉमर्स, फिनटेक, पर्यटन और लॉजिस्टिक में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हुए हैं। लाखों युवाओं को कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट आदि में रोजगार मिला है। फिर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। सेवा क्षेत्र विशेषकर आईटी और शिक्षा ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अवसर दिया है। वर्क फ्रॉम होम संस्कृति ने महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाई है। उच्च वेतन और जीवन स्तर में सुधार। आईटी और वित्तीय सेवाओं में वेतन औसत से अधिक है। इसने मध्यम वर्ग को मजबूत बनाया और उपभोग शक्ति को बढ़ाया है। देखो इसमें आपको ये भी लिखना है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मतलब बहुत से ऐसे प्राइवेट क्षेत्र हैं जिसमें नौकरी की एक गारंटी जैसी आप कह सकते हो, वो भी सारी चीज़ें सरकारी जैसी सुविधाएं देते हैं और अच्छा वेतन भी देते हैं। कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। युवाओं ने अंग्रेजी, कंप्यूटर और प्रबंधन कौशल को अपनाया है। भारतीय पेशेवरों की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ी है। फिर ग्रामीण रोजगार के अप्रत्यक्ष अवसर। पर्यटन, परिवहन, मोबाइल सेवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार दिया है। ग्रामीण युवाओं के लिए कॉल सेंटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवसर बने हैं। फिर स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति। सेवा क्षेत्र ने उद्यमिता को बढ़ावा दिया। 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है।
फिर नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। असमान रोजगार अवसर, अधिकांश उच्च वेतन वाले रोजगार शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं। ग्रामीण और अशिक्षित श्रमिक इससे बाहर रह गए। औद्योगिक क्षेत्र की उपेक्षा देखते हैं। सेवा क्षेत्र की तेजी से उद्योग विनिर्माण को अपेक्षित बढ़ावा नहीं दिया। परिणामस्वरूप जॉबलेस ग्रोथ की समस्या बनी रही। फिर अनौपचारिक रोजगार की अधिकता, यानी खुदरा, परिवहन, पर्यटन और गिग इकोनॉमी में अधिकतर असंगठित रोजगार हुए। इनमें नौकरी की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। फिर कौशल अंतर, गिग इकोनॉमी क्या होता है मैं आगे आपको समझा दूंगा। कौशल अंतर, सेवा क्षेत्र के अधिकांश अवसर उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल की मांग करते हैं। अशिक्षित या अल्प शिक्षित श्रमिक इस बदलाव से पीछे छूट जाते हैं। फिर लंबे कार्य घंटे और तनाव, आईटी और बीपीओ क्षेत्र में रात की शिफ्ट और तनावपूर्ण कार्य संस्कृति आम है। इससे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। फिर क्षेत्रीय असमानता देखते हैं, जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव जैसे कुछ शहर सेवा के केंद्र बने हैं। पूर्वोत्तर बिहार, झारखंड राज्यों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। यह एक तुलनात्मक भी आपका हो जाएगा, दो राज्यों के बीच में तुलना। फिर गिग और कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार की समस्या। देखो, गिग वाले क्या होते हैं कि जो टेम्परेरी आपके रहते हैं और बहुत ज़्यादा मांग में रहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर इन जैसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, तो इसमें क्या है कि इनकी आय भी अस्थिर है। भाई जैसे डिलीवरी बॉय है तो उसकी कोई निर्धारित आय थोड़े है, शायद कमीशन बेस काम करता है, और उसमें क्या है, उसकी कोई जॉब की गारंटी नहीं है। उस जब तक ये स्विगी चल रहा है तब तक उसका वर्कर चल रहा है। स्विगी जिस दिन डाउन हुआ, कम हुआ, वर्कर उसका हट जाएगा अपने आप। मतलब वहाँ कोई उसकी रोजगार की गारंटी नहीं है। गिग इकोनॉमी इसी को बोलते हैं जो ऐसे माध्यमों से उत्पन्न होती है। अब तुलनात्मक देखते हैं। चीन ने औद्योगिकीकरण को आधार बनाकर बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित किए। भारत ने सीधे सेवा क्षेत्र में छलांग लगाई, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ की संभावना कमजोर हुई। परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। अर्ध बेरोजगारी क्या होता है? अर्ध बेरोजगारी ये है कि आपके पास अभी तो काम है लेकिन कब तक है आप नहीं जानते हो, यानी आधे रोजगार में हो आप। जैसे आप टेम्परेरी ये कमीशन बेस्ड काम करते हो तो रोजगार तो है आपके पास, ऐसा नहीं आप फ्री हो। भाई आपके पास मान लो एक मोटरसाइकिल है, फिर मोटरसाइकिल आप चलाना शुरू किए उबर में, तो कुछ पैसा आता रहा और चलता रहा रोज, लेकिन आपके पास परमानेंट रोजगार इसको थोड़े बोलेंगे। सेवा क्षेत्र ने रोजगार को, गुणवत्ता को बढ़ाया, लेकिन संख्या के मामले में अभी भी सीमित योगदान है। उच्च शिक्षित वर्ग को लाभ हुआ, जबकि अशिक्षित और ग्रामीण वर्ग अपेक्षाकृत पीछे रह गए। अच्छा, आप जो मैं मेंस पढ़ाता हूँ, मेंस का आंसर जो मैं समझाता हूँ, तो आप लोगों की समझ में आता है नहीं, ये मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं कोई और तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा पीछे वाली नॉइस को आप इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी आप मेरे पढ़ाने के तरीके को आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आता है नहीं आता है। कृषि से सेवा की ओर श्रमिकों का झुकाव तो हुआ, परंतु उद्योग में पर्याप्त अवशोषण न होने के कारण संरचनात्मक असंतुलन पैदा हो गया। अब हम समाधान और सुझाव देखते हैं। कौशल विकास मिशन को मजबूत करना, युवाओं को डिजिटल तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर सेवा क्षेत्र में शामिल करना, ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान, टियर 2, टियर 3 शहरों में पार्क, आईटी, बीपीओ सेंटर खोलकर क्षेत्रीय असमानता कम करना, औद्योगिक और कृषि आधारित सेवाओं को जोड़ना, यानी एग्रो प्रोसेसिंग, ग्रामीण पर्यटन, ई कॉमर्स के माध्यम से नए रोजगार उत्पन्न करना। गिग वर्करों की सुरक्षा, श्रम कानूनों में सुधार कर गिग वर्करों को न्यूनतम वेतन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा देना। अब चूंकि देखो, जब गिग अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इनके लिए नियम कानून भी लाना चाहिए, इनको भी एक सुरक्षा और इनको भी एक सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। उद्योग और सेवा का संतुलन, यानी सेवा क्षेत्र के साथ साथ मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर निवेश, इन क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं जिन्हें सरकारी निजी सहयोग से प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यह आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न था इसका उत्तर है। यदि आपको समझ आया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं समझ आया तो भी आप मुझे बताइएगा। पहली बार देखा है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भेजिए जिससे सबको लाभ मिले। और मेंस की प्रैक्टिस आप करते रहिए। निबंध सीरीज जो चल रही है उसको भी निबंध देखा करिए, तो आपका मेंस एक साथ तैयार हो जाएगा। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।